20 नवंबर 1979 ये इस्लामिक कैलेंडर की 15वीं सदी का पहला दिन था, एक नए दौर का आगाज। मक्का में मस्जिदुल हराम के अंदर काबा के गिर्द दुनिया भर से आए 50,000 से ज्यादा मुसलमान फजर की नमाज अदा कर रहे थे। माहौल में एक सुकून था, लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुई, इस सुकून को चीरने वाली एक आवाज आई। ये गोलियों की आवाज थी। मस्जिद के बड़े बड़े दरवाजे अंदर से भारी जंजीरों से बंद किए जा रहे थे। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, 600 आर्म्ड मिलिटेंट्स अपनी बंदूकें लेकर मस्जिद में हर तरफ फैल गए। कुछ मिलिटेंट्स स्नाइपर राइफल्स लेकर मस्जिद की मीनारों पर चढ़ गए। इस्लाम की सबसे मुकद्दस जगह, जहां पर किसी भी जानदार का खून बहाना सख्त हराम है, अब हाईजैक हो चुकी थी। हजारों बेगुनाह लोग अंदर कैद थे और पूरी दुनिया, खासकर मुस्लिम उम्मा, एक सदमे की हालत में थी। आखिर ये ऑपरेशन किसने प्लान किया था? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में हथियार काबा तक पहुंचे कैसे थे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो चाहते क्या थे? जब काबा में दाखिल होने वाले सारे दरवाजे बंद हो गए, तो मस्जिद के स्पीकर्स से एक आवाज गूंजी। ये आवाज इस पूरे अटैक को प्लान करने वाले लीडर की थी, एक ऐसा शख्स जो सऊदी सिस्टम को अंदर से जानता था और अब उसी सिस्टम के खिलाफ लड़ने आया था। ये आवाज थी जुहैमन अल-उतैबी की। जुहैमन अल-उतैबी सऊदी अरेबियन नेशनल गार्ड का एक फॉर्मर सिपाही था। सऊदी अरेबियन नेशनल गार्ड ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसका मेन मकसद सऊदी रॉयल फैमिली की हिफाजत करना है। जुहैमन अल-उतैबी ने नेशनल गार्ड को छोड़कर अपनी तहरीक चलाने का रास्ता चुना। अपनी पुरकशिश पर्सनैलिटी और पुरजोश तकरीरों की वजह से उसने अपने साथ बहुत से फॉलोअर्स जमा कर लिए थे, जिनमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लेकर बेदोइन कबाइल के लोग तक शामिल थे। उन सब का मानना था कि सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली अब करप्ट हो चुकी है। उनके मुताबिक सऊदी हुक्मरान अमेरिका और वेस्टर्न कल्चर के साथ मिलकर इस्लाम के असल असूलों से दूर हो गए हैं। दिखने में उनका प्लान काफी सिंपल लग रहा था, जिसका मकसद वेस्टर्न कल्चर से इम्प्रेस्ड सऊदी की रॉयल फैमिली को गवर्नमेंट से हटाना था। लेकिन उनका प्लान इससे कई ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। जुहैमन ने अपने फॉलोअर्स को एक ऐसी बात पर यकीन दिला दिया था जो सुनने में नामुमकिन सी लगती है। इस्लाम में कयामत से पहले इमाम मेहदी के आने की पेशगोइयां हैं, यानी एक प्रॉमिस्ड वन जो दुनिया में आकर इंसाफ को कायम करेगा। हदीसों के मुताबिक इमाम महदी का ज़हूर मक्का में काबा और मकाम इब्राहिम के दरमियान होगा। जुहैमन ने ऐलान किया कि वो दिन आ गया है और इमाम मेहदी उन्हीं के साथ मस्जिदुल हराम के अंदर मौजूद हैं। जुहैमन ने अपने साले को मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी को दुनिया के सामने पेश किया और कहा कि यही इमाम मेहदी हैं। उनका प्लान था कि उस सुबह, उस नए इस्लामी सदी के पहले दिन, पूरी दुनिया के सामने मस्जिदुल हराम में मौजूद लोगों से इमाम मेहदी की बैत करवाई जाए। जुहैमन के इस ऐलान ने मस्जिद के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा कर दिया। कुछ लोग, खासकर नौजवान, उसकी पुरजोश तकरीर और महदी की मौजूदगी के दावे से मुतासिर होकर उसके साथ शामिल हो गए, जबकि हजारों दूसरे लोग खौफजदा और गैर यकीनी की हालत में काबा के गिर्द कैद थे। मस्जिद के बाहर सऊदी हुकूमत एक ऐसे क्राइसिस का सामना कर रही थी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये सऊदी रॉयल फैमिली की दीनी और सियासी लेजिटिमेसी पर एक डायरेक्ट हमला था, लेकिन वो फौरन एक्शन नहीं ले सकते थे। उनके सामने दो बड़े, ऑलमोस्ट नामुमकिन चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था मिलिट्री चैलेंज। जुहैमन और उसके साथी कोई आम लोग नहीं थे। उनका लीडर जुहैमन नेशनल गार्ड का साबिक सिपाही था और उसने इस हमले की प्लानिंग कई महीनों से की हुई थी। उन्होंने मस्जिदुल हराम के नीचे बने हुए तय खानों में राशन, पानी और गोला बारूद के जखायर जमा कर लिए थे। वो लोग इस जगह को अंदर से जानते थे और उन्होंने इस जगह को एक नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर दिया था। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज था। ये था रिलीजियस चैलेंज। इस्लाम का एक सबसे बुनियादी असूल है कि मस्जिदुल हराम के अंदर किसी भी किस्म की वायलेंस या खून खराबा सख्त हराम है। सऊदी अरेबिया का बादशाह, जो खादिमुल हरमैन अल शरीफैन यानी कस्टोडियन ऑफ द टू हॉली मॉस्क का टाइटल रखता है, अपनी फौज को इस हॉलीएस्ट प्लेस पर गोलियां चलाने का हुक्म कैसे दे सकता था? ऐसा करने के लिए उन्हें मुल्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स यानी उलमा काउंसिल से एक फतवा लेने की जरूरत थी और इस फतवे के इंतजार में कई दिन गुजर गए। दुनिया देख रही थी, मस्जिद के अंदर हजारों लोग कैद थे और सऊदी हुकूमत, दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर मुस्लिम कंट्रीज में से एक, अपनी ही मुकद्दस जमीन पर बेबस नजर आ रही थी। वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुके थे जिसका कोई आसान हल नहीं था। कई दिनों के इंतजार और बहस के बाद आखिरकार सऊदी अरेबिया के सीनियर मोस्ट स्कॉलर्स ने एक फतवा जारी किया।
انہوں نے اس سچویشن کو ایک انوکھا کیس قرار دیتے ہوئے مسجد الحرام کے اندر ویپنز استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ سعودی حکومت کو اب گرین لائٹ مل چکی تھی۔ انہوں نے اپنی ایلیٹ نیشنل گارڈ کو مسجد کو آزاد کروانے کا حکم دیا، لیکن پہلے چند حملے ہی بری طرح ناکام ہوئے۔ جوہیمن کے لڑاکا ملیٹنٹس جو پہلے سے ہی سنائپر پوزیشنز لے کر بیٹھے تھے، انہوں نے سعودی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اصل پرابلم تھی مسجد کے نیچے بنے ہوئے کمپلیکس تہہ خانے، جہاں پر انہوں نے اپنے ویپنز سٹور کر رکھے تھے۔ جوہیمن کے لوگ ان تہہ خانوں کے چپے چپے سے واقف تھے۔ وہ نیچے چھپ جاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے اور پھر اچانک اوپر آ کر حملہ کر کے الحرام کے صحن میں سوراخ کیے اور نیچے تہہ خانوں میں ہزاروں گیلنز پانی پمپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد ملیٹنٹس کو ان کے چھپنے کی جگہ سے باہر نکالنا اور ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ تہہ خانوں میں ٹیئر گیس بھی چھوڑی گئی تاکہ اندر موجود ملیٹنٹس میں کنفیوژن اور افراتفری پھیل جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب اصل اسالٹ کا وقت تھا، یعنی اندر جا کر بیسمنٹس کو ملیٹنٹ سے کلیئر کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جب پانی اور گیس نے اندر کے حالات مشکل بنا دیے، تب زمین کے نیچے جانے کا مشن شروع ہوا۔ ایس ایس جی کمانڈوز نے اس انتہائی خطرناک آپریشن کو لیڈ کیا۔ ان کا مشن تھا کہ وہ مسجد کے نیچے بنے ہوئے تہہ خانوں میں گھس کر ایک ایک کمرے کو جوہیمن کے ملیٹنٹ سے کلیئر کریں۔ ایس ایس جی نے چھوٹی چھوٹی ٹیمز میں کام کرتے ہوئے احتیاط سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر کوریڈور اور کمرے کو 1 بائی 1 کلیئر کرتے گئے۔ کئی گھنٹوں کے اس شدید کلوز کمبیٹ کے بعد آخر کار جوہیمن کے ملیٹنٹس کا ڈیفنس ٹوٹ گیا۔ ان کا مہدی محمد عبداللہ القحطانی اس لڑائی کے دوران مارا گیا اور آخر میں اس آپریشن کا لیڈر جوہیمن العتیبی کو اس کے باقی بچے ہوئے 67 ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ 2 ہفتوں کی اس خونی لڑائی کے بعد آخر کار مسجد الحرام آزاد ہو چکی تھی۔ جوہیمن العتیبی اور اس کے 67 بچے ہوئے ساتھیوں پر کیس چلایا گیا اور انہیں سرعام سزائے موت دی گئی۔ سعودی حکومت کے لیے بظاہر تو یہ بغاوت ختم ہو چکی تھی، لیکن اس واقعے نے انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کے اندر سے ہی ایک ایکسٹریمسٹ تحریک اٹھی تھی جو ان کی حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ تھی۔ اپنی دینی لیجیٹمیسی کو دوبارہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پورے ملک میں ایک انتہائی سخت کنزرویٹو نظام نافذ کر دیا، بہت حد تک ویسا ہی نظام جس کی جوہیمن بات کرتا تھا۔ جوہیمن یہ لڑائی تو ہار گیا تھا، لیکن لگتا ایسا ہے کہ اس کی سوچ جیت گئی تھی۔